आज तक आप लोग सुनते आए हैं क्लास नर्सरी से लेके क्लास 11 तक कि अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज है वो रिपेल करते हैं। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये कैसे करते हैं? नहीं सर, हमने तो नहीं सोचा है। लेकिन फ़िक्र करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान वाले मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला सब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। माय नेम इज़ सलमान खान, दिस इज़ पाकिस्तान वाला, दिस इज़ योर चैनल पाकिस्तान वाला। आज हमने क्लास 11 के तमाम कोर्स ख़त्म कर दिए फिज़िक्स के। आज एक नए जोश जज्बे के साथ सेकेंड ईयर का कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसका समरी मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले हम कॉलम लॉ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉलम लॉ की डिस्कवरी को, और इसके बाद इसको स्टेटमेंट, उसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, और इसमें के कांस्टेंट जो बहुत अहम टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद परमिटिविटी, ये भी बहुत अहम टॉपिक है और इससे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसकी लिमिटेशन है कि कहाँ तक ये लिमिट है कॉलम लॉ, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस है उसको पढ़ेंगे। और इसके बाद कॉलम लॉ के वेक्टर फॉर्म को फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? जब हम किसी चार्ज की स्टडी करते हैं रेस्ट के फॉर्म में, स्टैटिक के फॉर्म में, तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वो फोर्स जो चार्ज के दरमियान हो, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने मेन टॉपिक को, जिसका नाम है कॉलम लॉ। कॉलम्स लॉ। एक साइंसदान था जिसका नाम था चार्ल्स गॉस्किन डी कॉलम, काफी लिंकी नाम है, जो 1736 में पैदा हुआ था और 1806 में तशरीफ ले गया था, ठीक है। इन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट की थी टॉर्स एंड बैलेंस के ज़रिए से, ताकि जो चार्ज है उनके दरमियान फोर्स को मालूम करें, और आखिरकार ये कामयाब हो गया। इन्होंने फोर्स को जो है फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने कॉलम लॉ को डिस्कवर किया और दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है उसको फाइंड कर लिया, ठीक है। कॉलम लॉ force directly proportional to magnitude of charge। मिसाल के तौर पर ये दो चार्ज हैं हमारे पास, Q1 और ये Q2, ठीक है। इनके दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ की? उसकी मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड की। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ की? उसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ स्क्वायर। तो इसका स्टेटमेंट जो हो है वो इस तरह हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या हम इस तरह भी कह सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर हम इन दो इक्वेशन को एक साथ लिख दे तो ये हमारे पास Q1 डिवाइड बाई Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम खत्म करने के लिए कांस्टेंट लगाए तो ये कुछ इस तरीके से
हो जाएगा if Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये मैथमेटिकली फॉर्म है ऑफ कूलम लॉ, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास बराबर है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब के क्या है, व्हाट इज के? के जो है ये कांस्टेंट है, ये तो हम जानते हैं सर। याद रखना ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम। हाँ, यहां पर पॉइंट है, यहां पर देखो मीडियम पे डिपेंड कैसे करते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि अगर हम दो चार्ज के दरमियान इंसुलेटर रख दें, ये दो चार्ज हैं, इनके दरमियान हम एक इंसुलेटर रख दें जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास ना हो, इसको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है। तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक सबूत तो ये है। दूसरा क्या, के हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये ई नहीं है शायद, एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन है। ठीक है। इसको हम परमिटिविटी कहते हैं। और परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी ये मीडियम का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मीडियम का प्रॉपर्टी है जो मैग्नीट्यूड और फोर्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जनरल आमतौर पर हम जब देखें परमिटिविटी को, तो परमिटिविटी क्या है, ये अलाउ करना है। इसका मतलब ये है कि अलाउ करना। तो जब ये अलाउ करना है तो फिर तो फोर्स रिड्यूस क्यों होता है, इसको पढ़ना चाहिए थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? अगर ये दो चार्ज है, चार्ज 1 चार्ज 2, इनके दरमियान फोर्स, तो ये परमिटिविटी क्या करती है, ये परमिटिविटी अपनी फील्ड को अलाउ करते हैं इसके दरमियान, ताकि इसको काट लो, इसको काट लो। ये परमिटिविटी अलाउ करते हैं लेकिन फोर्स को नहीं, अपने अपने फील्ड को, अपने खुद की फील्ड को इसको अंदर घुसा देते हैं ताकि इसकी जो फोर्स है वो कम हो जाए। ठीक है। ये जो है ये एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। दूसरा हमारे पास है ई, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मटेरियल। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर ले, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर ले, तो उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जब हम वैक्यूम परमिटिविटी या मटेरियल परमिटिविटी को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं तो उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा आर, रिलेटिव परमिटिविटी, और ये हमारे पास बराबर है परमिटिविटी ऑफ मीडियम मटेरियल डिवाइड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमेशा ग्रेटर होगा 1 से, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये क्या है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। और इसको हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ से हम ये भी पॉइंट कर सकते हैं, जो मटेरियल का परमिटिविटी है वो हमेशा कम होगा किस चीज़ से, वैक्यूम परमिटिविटी से। और इससे हम ये भी साबित कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एफ एम डिवाइड बाई एफ बी। मतलब ये कि ये मटेरियल का परमिटिविटी
है, तो यहाँ पर हमने फोर्स मटेरियल का फोर्स लगा दिया, और यहाँ पर हमने मीडियम का फोर्स लगा दिया, दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स होता है उसको। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि जो मटेरियल मीडियम में चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो हमेशा कम होगा किस चीज़ से। अब कुछ मटेरियल है, ठीक है, उसका अपना परमिटिविटी है, इसका रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास 1 है। एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1.006 है, और बेंजीन का जो है इसका रिलेटिव परमिटिविटी 2.2484। ओके, इसके बाद जर्मेनियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी 16 है। इसके बाद वाटर है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास 78.5 है। ठीक है, ये कुछ मटेरियल है जिसका आपने रिलेटिव परमिटिविटी है। अगर आपके बुक में एक टेबल है, ये मैंने उससे लिखे हैं, ठीक है, आप जाके उसको रट ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि के कांस्टेंट जो है वो किस तरह मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू में जो है वो परमिटिविटी है, और परमिटिविटी जो है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। वैक्यूम में एक तरह की होती है और मटेरियल में दूसरी की तरह होती है। ठीक है, तो इसलिए के कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब कुल मिला के कुछ लिमिटेशन है। मैं लिमिटेशन से पहले एक और टॉपिक है, इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये प्लस चार्ज है Q1, और ये दूसरा चार्ज है, ये भी प्लस है। ठीक है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को। ये फोर्स लगाएगा इस पर इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगाएगा इस पर इस डायरेक्शन। याद रखना, अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है तो इस तरह नहीं है कि ये जो है ये चार्ज इसको इस तरह रिपेल करेगा या फिर इस तरह रिपेल करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जॉइनिंग लाइन सेंटर पे रिपेल करेगा। इस लाइन, ये लाइन जो है ये एक दूसरे को, इस लाइन खास लाइन एक सेंटर जो है, जो जॉइनिंग लाइन है सेंटर के, उस पे एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस बात को याद रखना, बहुत अहम बात है। ठीक है, अच्छा, ये फोर्स लगाता है इस पर, फोर्स इस पर लगता है, लेकिन किसकी वजह से लगता है, इसकी वजह से। तो हम यहां पर लिख देंगे इफ फोर्स इस पर लगता है इसकी वजह से, यहां पर देख लो, फोर्स इस पर लगता है इसकी वजह से, तो इसलिए हमने लिखा है F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर ये फोर्स लगाता है तो फोर्स ये लगाता है इस पर, ठीक है, यानी फोर्स इस पर लगता है इसकी वजह से। F1 पर लगता है और इसकी वजह से लगता है, तो यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। याद रखना, जब ये फोर्स लगाता है इस पर या ये फोर्स लगाता है इस पर, तो यहाँ पर एक लॉ जो है वो ओबे होता है, जिसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ। एवरी एक्शन है अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि
2 1 is equal to minus F12 according to third law of motion या न्यूटन। ठीक है, कूलम लॉ की लिमिटेशन क्या है? व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ? तो सबसे पहले याद रखना, कूलम लॉ को हम पॉइंट चार्ज के लिए लेते हैं। किस चीज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए हम लेते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। पॉइंट चार्ज और वो भी रेस्ट, आराम के हालत में। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जॉइनिंग सेंटर, फोर्स जॉइनिंग सेंटर पर जो हम लेते हैं उसको फोर्स ऑन जॉइनिंग लाइन, जॉइनिंग सेंटर, लाइन लाइन जॉइनिंग सेंटर। ठीक है, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। ठीक है, ये जो फोर्स है यहाँ पर उसको हम लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन पैदा हुआ कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है? जब हम पॉइंट चार्ज के बात सुनते हैं तो हमारे जहन में एक बात आता है कि पॉइंट चार्ज जब स्मॉल चार्ज होते हैं उसको हम, तुम्हारी बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर अगर मैं बड़ा बाल ले लो उस पर चार्ज है तो क्या वो पॉइंट चार्ज है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों बड़े बड़े बालों को मैं एक दूसरे से इतना दूर रख दूं ताकि जब हम एक बाल से देखते हैं दूसरे बाल को तो बहुत छोटा नजर आए, तो फिर इसको हम भी पॉइंट चार्ज कहते हैं। इतना दूर नहीं कि एक मेरे पास हो और एक तुम्हारे पास हो। ठीक है, इतना दूर नहीं, तो इसको हम पॉइंट चार्ज कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक इतना बाल है या इतना बॉल है, इस पर चार्ज है, ठीक है, 2 बाल है, इसको हम लोगों ने इतने डिस्टेंस पर रखा है या 2 मीटर डिस्टेंस पर रखा है, और दूसरा बाल है, 2 और बाल है जो काफ़ी साइज में बड़े हैं, उस पर चार्ज है। ठीक है, और उन दोनों को हम लोगों ने तकरीबन 10 फीट दूरी पर रखी है, तो कौन सा पॉइंट चार्ज है? वो 10 फीट वाले। ठीक है, ये छोटे छोटे वाले जो है ये पॉइंट चार्ज कर नहीं होंगे। ठीक है, आखिरी टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ को हम इस तरह लिखते हैं K इज इक्वल टू, सॉरी यार, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, R1 R2 अगर तुम यहाँ देख लो Q1 Q2, अगर ये फोर्स लगाता है यहाँ पर, ठीक है, या फिर हम इस तरह लेंगे कि यहाँ पर जो है ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर हमने वैसे ही किया। ठीक है, ये हमने लोगों ने यहाँ से लगा लिया। ठीक है, वेक्टर फॉर्म हम वेक्टर यूनिट वेक्टर हम किस तरह फाइंड करते हैं?
एक एफ इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यहाँ पर भी हम इस तरह करेंगे कि 1 2 डिवाइड बाय r2। अगर यहाँ पर हम लगा लें r1 r2 और यहाँ पर लगा लें r1 r1 2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा Q1 Q2 R1 R2 क्यूब हो जाएगा। और ये कैसे आ देखो, हमें पता है कि जब हम फाइनल से इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमारे पास आर आते हैं, और अगर हम इस तरह कर दें तो इस तरह हो जाएगा। तो ये जो आया यहाँ से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।